नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लब के इस चैनल पे। हमारे इस चैनल पे अभी एमपी जीके की सीरीज चल रही है, जहां हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल का भाग 1 देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर कौन सी है या विश्व धरोहर स्थल कौन से है मध्य प्रदेश में। तो पहला हमारा महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल है खजुराहो, जो छतरपुर में पड़ता है। खजुराहो का पुराना नाम क्या था? खजूरबाग या खजूरबाग। ये ककड़ात नाम नहीं है इसका, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है टाइपिंग टीम की, आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा। इसका प्राचीन नाम क्या है? खजूरबाग। और ये अपने स्थापत्य कला और शिल्प कला के लिए जाना जाता है। खजुराहो की जो महत्वता है वो सबसे पहले कौन सामने लेकर आया था? राजा चंद्रवर्मा लेकर आए थे। इन्होंने ही खजुराहो के लिए क्या है, खजुराहो की आधारशिला रखी थी। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। और चंदेल वंश के राजाओं में आप अलग अलग राजाओं के नाम पाएंगे। और चंदेल वंश के जो संस्थापक थे या जिन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की थी, उनका नाम था नन्नुक। तो आप इनको याद रख लीजिए कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। चंदेल वंश जब इस मंदिरों को बनवा रहे थे तो उन्होंने टोटल 85 मंदिर यानी 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और वर्तमान में आज हमारे पास कितने मंदिर रह गए हैं? टोटल 22 मंदिर रह गए हैं, 22 मंदिर हमारे पास आज मिलते हैं। इन मंदिरों में आप देखेंगे तो यहाँ जैन धर्म के मंदिर हैं, शैव धर्म के मंदिर और वैष्णव धर्म के मंदिर मिलते हैं। यानी ये क्या दिखाता है आपको? सामाजिक सद्भाव या फिर धार्मिक सद्भाव का रूप आपको खजुराहो के मंदिरों में दिखाई देता है। 1986 में खजुराहो के जो मंदिर थे उन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की जो सूची प्रकाशित करती है यूनेस्को, उसमें शामिल किया है। और मध्य प्रदेश का ये पहला स्थल था जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो आपको ये याद रखना है कि इसको कब शामिल किया गया? 1986 में इसको शामिल किया गया। आगे देखते हैं कि खजुराहो के मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला है। इसको 3 समूहों में बांट दिया गया है। 3 पढ़ने के हिसाब से 3 समूह में बांटा है। पहला है पूर्वी समूह, दूसरा है पश्चिमी समूह और तीसरा है दक्षिणी समूह। इन पूर्वी समूह के मंदिरों में आप देखेंगे तो पार्श्वनाथ का मंदिर आपको मिलेगा, घुटाई मंदिर आपको मिलेगा, आदिनाथ मंदिर मिलेगा। पश्चिमी समूह में आप देखेंगे तो कंदरिया महादेव, इस पर स्टार लगा लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ का, खजुराहो का कंदरिया महादेव। 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर। अगर आप दक्षिणी समूह की ओर जाएंगे तो आपको दूल्हादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर भी दिखाई देंगे। चलिए अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे एक एक मंदिर को लेकर उनका पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि खजुराहो के मंदिरों में कौन से मंदिर प्रमुख रूप से उल्लेखनीय रहे। तो सबसे पहला मंदिर है हमारा कंदरिया महादेव मंदिर। ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे इंपोर्टेंट मंदिर है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। ये बनवाया किसने था? तो ये चंदेल शासक थे विद्याधर। इन्होंने महमूद गजनवी पर विजय प्राप्त करी थी, उसके उपलक्ष्य में ये मंदिर यहाँ बनवाया था। ये मंदिर इतना विशाल है और इतना भव्य है कि इसकी तुलना भुवनेश्वर में बने लिंगराज मंदिर से की जाती है। तो आपको याद रखना है कि कंदरिया महादेव की तुलना किस मंदिर से की जाती है? भुवनेश्वर में बने लिंगराज मंदिर से की जाती है। दूसरा हमारा पश्चिमी समूह का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। ये भी बहुत फेमस मंदिर है। इसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया और लक्ष्मण मंदिर में किसकी प्रतिमा लगी हुई है? भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। यह पंचायतन शैली पर बने हुए हैं। पंचायतन शैली का मतलब क्या है कि आप अपने घरों में देखते होंगे जो आपके घर शिव परिवार का मंदिर था, बीच में शिव जी की पिंडी है और आसपास 4 उसके क्या है, पूरक उनके जो परिवार है उनकी मूर्तियां बनी हुई है। जैसे आप पार्वती जी की देखेंगे, कार्तिकेय की देखेंगे, नंदी की देखेंगे, कृष्ण और गणेश जी की देखेंगे। तो यानी बीच में एक मुख्य मंदिर होता है, उसके आसपास 4 क्या होते हैं, उसके पूरक मंदिर होते हैं और इन सभी को मिलाकर पंचायतन शैली बोलते हैं। और ये क्या होता है, एकदम चौकोर आकार के उस पर पृष्ठ पर बनी होती है। चलिए तो आपको पंचायतन शैली देखना है तो आपसे पूछा सकता है कि पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है मंदिर निर्माण से संबंधित है। एमपीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी है, यूपीएससी ने भी पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा मंदिर चित्रगुप्त मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा गंडदेव ने करवाया था और ये सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना ऐसे बना हुआ है कि आपको ये लगेगा कि 7 घोड़े के रथ पर भगवान सूर्य सवार हुए। तो आपको ये दिखाई देगा कि ये है ना एक रथनुमा मंदिर बना हुआ है जिस पर आसपास उसमें 7 घोड़े लगे हुए। अगला मंदिर है हमारा 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर भी यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है खजुराहो का। और इस मंदिर में ही शिव सागर झील बनी हुई है। और इस मंदिर का आकार कैसा? आयताकार है और ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित मंदिर है। तो आपको ये याद रखना है कि ये मंदिर हमारे किस में आते हैं? खजुराहो श्रेणी में आते हैं। अगला मंदिर है हमारा खजुराहो श्रेणी का ही मतंगेश्वर मंदिर। ये भी भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण राजा हर्षवर्धन ने करवाया था। और इसमें एक भटकती मणि नाम की एक मणि लगाई गई है, उस समय के हिसाब से एक रत्न है उस। अगला मंदिर है हमारा विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
राजा धंगदेव वर्मन ने करवाया था और ये भी पंचायतन शैली में है। आप केवल इन मंदिरों के नाम याद रखिएगा और ये किसने बनवाया इनको याद रखिए, बाकी जानकारी आपके मतलब की नहीं है और पेपर में से ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता है। एनपीपीएससी थोड़ा स्पेसिफाई होने की कोशिश करता है, तो आपको यहाँ इतना डीप क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। पार्श्वनाथ मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और बनवाया किसने था? ये राजा यशोवर्मन ने। और ये राजा यशोवर्मन के जो उत्तराधिकारी थे धंगदेव, इन दोनों ने मिलकर बनवाया था। बेसिकली आप याद रखेंगे कि निर्माण कार्य राजा यशोवर्मन ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? धंगदेव ने। तो आपको इन दोनों में से जो भी नाम मिले आप उस हिसाब से आंसर लगा लीजिए। अगला देखते हैं हम, अगला मंदिर हमारा इस श्रेणी का घुटाई मंदिर। घुटाई मंदिर हमारा एक प्रमुख जैन मंदिर है और यहाँ बताया जाता है कि जो महावीर की माता है उनको 1600 स्वप्न दिखाई दिए थे और यहीं से पता चला था कि महावीर आगे चल के क्या होंगे? एक संत बन जाएंगे। दूल्हा देव मंदिर की बात करते हैं तो ये भी भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान में हमारा जो दूल्हा देव मंदिर है वो क्या है? जर्जर अवस्था में है या खंडित अवस्था में है और इसमें आपको 1000 मुख वाली शिव जी की मूर्ति मिलेगी। आपको याद रखना है कि ये मंदिर कहाँ कहाँ स्थापित है। अगला हमारा विश्व धरोहर स्थल और हमारा सबसे प्रमुख धरोहर स्थल माना जाता है मध्य प्रदेश का, कौन सा है? सांची। सांची कहाँ पड़ता है? रायसेन में पड़ता है और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ है। इसके प्राचीन नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेदेशगिरी, चेतियागिरी, काकनाद और काकड़ा है, काकड़ा बोध, बोध श्री पर्वत, इसको ये सब भी इसे बोध श्री पर्वत भी कहा जाता है। अब जब ये बनाया जा रहा था तो ये क्यों बनाया गया इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि अशोक ने जब युद्ध लड़ा था कलिंग का, तो कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद उसको लगा कि अब मुझे जीवन भर युद्ध नहीं लड़ना है, रक्तपात इतना हो गया, तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म धारण किया। उसके बाद उसने क्या किया? अशोक ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म के लिए उत्थान के लिए कार्य किए और अहिंसा की ओर आगे बढ़ा। हुआ क्या कि 30वीं शताब्दी में इसको बनाया और बनवाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि इसको बनवाने के बाद ही बौद्ध ने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मतलब या फिर ये समझिए कि दीक्षा लेने के तुरंत बाद ही इसको सांची के स्तूप को बनवाया था। और किसके कहने पर बनवाया था? उन्होंने उनकी जो पत्नी हुआ करती थी महादेवी, जो विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी, उनके कहने पर इसने सांची बौद्ध स्तूप बनवाया था। इसकी खासियत क्या है कि ये बौद्ध स्तूप पूरा एक इसी स्तूप में आपको स्तूप मिलेगा, बिहार मिलेगा और ये पूरे एक पहाड़ को काटकर एकाश में बनवाया। एकाश मतलब यानी ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर से बना हुआ है। बाद में ऐसा माना जाता है कि शुंगों ने इसको तोड़ दिया था या शुंगों ने इसके विनाश का काम किया था। कुछ लोग पुष्यमित्र शुंग को विनाशक भी कहते हैं, बौद्ध विनाशक कहा जाता है उसे। लेकिन हमें इतिहास में बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने इसमें क्या है? संवर्धन का कार्य करवाया था। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ क्या कराया था? चारों ओर तोरण लगवाए थे। तोरण यानी द्वार, तो यहाँ बड़े बड़े तोरण द्वार किसने बनवाए थे? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए थे। आगे चलते हैं कि ये हमारे खोज में कैसे आया या हमें देखा कैसे। तो सबसे पहले 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। उसके बाद हमें इसके महत्व के बारे में पता चला। यूनेस्को ने 1989 में इसको अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया और इसमें हम 3 बौद्ध स्तूप देखते हैं और जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है उसको हम क्या बोलते हैं? महास्तूप या द ग्रेट स्तूप बोलते हैं। उसमें क्या है? बौद्ध जो भगवान बुद्ध हैं उनके अवशेष रखे गए हैं। बाकी उनके 2 और शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र और महामोदग्लायन। इनकी भी जो अस्थि मंजूषा है वो बाकी के 2 बौद्ध स्तूपों में रखी गई हैं, तो आप इनके भी नाम याद रखिएगा। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। 2013 में क्या हुआ था? जो बौद्ध स्तूप है या जो सांची है वहाँ क्या एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया गया है बौद्ध धर्म से संबंधित और सांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 2013 में। आपको याद रखना कि सांची विश्वविद्यालय की स्थापना या फिर बौद्ध आध्यात्मिक केंद्र कहाँ बना है? सांची में। ये 2013 में स्थापित किया गया। और एक नई घटना 2017 में जब हमारे जो नए नोट जारी हुए तो उसमें 200 रुपए के नोट की जो सीरीज थी उस पर सांची के स्तूप का चित्र बना हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला हमारा विश्व धरोहर स्थल है भीमबेटका की गुफाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों जो स्थल आपने अभी तक 2 पढ़े हो, तीसरा हम पढ़ रहे हैं, इन तीनों से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। आप इन्हें याद जरूर करिएगा। तो भीमबेटका कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। इसकी खोज 1956-1957 में विष्णु श्रीधर वाकरकर ने की थी और ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीनतम गुफा माना जाता है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या है? आदिवासी काल के जो चित्र दिखाई देते हैं, आर्केड, जैसे बिल्ली के पीछे कुत्ता भागता हुआ दिखाई देगा, मनुष्य किसी दूसरे जानवर को तीर और बाण से मारता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ ये क्या है? प्राचीन कालीन जो हमारे पुरापाषाण कालीन या फिर प्राचीन कालीन जितने भी हमारे चित्र बने हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। यूनेस्को ने इसको 2003 में अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अब कुछ लोग इसका नाम जो भीमबेटका पड़ा है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोगों की मान्यता क्या है कि यहाँ लोग मानते हैं कि यहाँ जो भीम जी थे यानी पांडव महाभारत काल में जो भीम हुआ करते थे उनकी बैठक यहाँ लगती थी, इसलिए से क्या बोला गया? भीमबेटका बोला गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि 7 दिसंबर 2020 को
यूनेस्को ने एक अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम चलाया और उसमें उसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा के किलों को क्या किया, शामिल किया गया अपनी विश्व धरोहर सूची में। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी लेनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये विशुद्ध करंट है आपके लिए। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से ऐसे स्तूप हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। ये छोटे छोटे स्तूप हैं, इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पहला तो हमारा सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने करवाया। दूसरा हमारा भरूच का स्तूप जिसको खोजा किसने था, कनिंघम ने 1873 में। इसको साल लगा लेना, यहाँ से पूछना है। भरूच का स्तूप कहाँ पड़ता है, हमारा सतना में। फिर हमारा है पनगुराड़िया का स्तूप जो हमारा सीहोर में पड़ता है। तुमैन का स्तूप जो गुना में स्थित है। और देवकोठार का स्तूप जो त्योंथर रीवा में। आपको रीवा नहीं मिलेगा ऑप्शन, आपको मिलेगा त्योंथर, तो आपको त्योंथर याद रखना है। रीवा का पुराना नाम भी क्या है, त्योंथर था। खरवई स्तूप जो रायसेन में मिलता है। सुनानी का या सुनारी का स्तूप, ये सुनारी और सुनानी भी मिल सकता है आपको, कई जगह सुनानी के नाम से प्रोनाउंस किया गया है। ये सुनानी स्तूप सांची में है ये, और इसको कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। माना जाता है यहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए। भोजपुर स्तूप कहाँ है, विदिशा और भोजपुर के रास्ते में पड़ता है। तो आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन मिल जाए आप उसको ऑप्शन सही लगाएंगे। कसराबाद का स्तूप खरगोन में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे। सतधारा का स्तूप कहाँ है, हमारा रायसेन में है, हलाली नदी के किनारे। और स्तूप सारे किससे संबंधित होते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्तूप नामक संरचना किस धर्म को प्रमाणित करती है, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सारे स्तूप आपको एक बार देख लेने हैं ध्यान से, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं। आप देखते हैं हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जिसमें हम किलों की बात करेंगे, दुर्गों की बात करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले का उल्लेख आप अकबर की जो किताब है, अकबर ने जो बुकें लिखी हैं, किताब लिखी है, उसमें आपको कुलियात ग्वालियर के नाम से मिलेगा। यानी जहां कहीं भी अकबर ने कुलियात ग्वालियर लिखा है वो क्या है, हमारा ग्वालियर का दुर्ग है। इस किले का निर्माण 525 ईस्वी में कछवाहा राजपूत सरदार हुआ करते हैं जिनका नाम था महाराजा सूरज सेन। तो आप इतना ना याद रख पाए तो ये याद रखिए कि 525 ईस्वी में सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था, जो ग्वालियर में कहाँ स्थित है, गोपाचल पर्वत पर स्थित है। और ये किला अपने समय का चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये किला इतना अवैध है कि इसको कुछ राजाओं ने कई समय तक इसको घेरा डाले रखा, फिर भी इसको जीत नहीं सके। इसलिए इसकी सुंदरता और उसके अवैध होने के कारण से पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। जब बाबर ने इसकी अवैध संरचना को देखा तो बाबर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये भारत रूपी हार में एक जड़ा हुआ मोती है, यानी द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ हिंद बोला है इसे बाबर ने। तो आपसे पूछा सकता है कि ग्वालियर के किले को भारत रूपी हार में जड़ा हुआ मोती किसने कहा है, तो बाबर ने कहा है। और पूर्व का जिब्राल्टर कैसे कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने अपना अधिकार किया, जैसे प्रत्यार शासक हुआ करते थे, तोमर हुए, तुर्की हुए, सूरी हुए, मुगल हुए, जाट हुए, मराठा हुए। इन सभी ने क्या किया, अलग अलग समय पर यहाँ अपना अधिकार किया है। लेकिन एक शासक ऐसा भी था जिसने यहाँ घेरा तो डाला लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो आप बाकी राजाओं को याद रखें या ना रखें, इनको जरूर याद रखना कि 1023 में क्या हुआ, महमूद गजनवी ने इस पे आक्रमण किया ग्वालियर दुर्ग पर, लेकिन इसे जीत नहीं पाया था क्योंकि बाकियों ने इसे जीत लिया था। केवल महमूद गजनवी ऐसे थे जिसने इसे जीत नहीं पाया था। तो आप इनका नाम जरूर याद रखें। तो पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने घेरा डाला किंतु जीत नहीं सका, तो 1023 में महमूद गजनवी का नाम उल्लेखित किया गया है। उसके बाद आता है हमारा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने भी क्या किया, हमारे ग्वालियर के दुर्ग को कुछ समय तक जीता। अप्रोक्स बताते हैं कि स्टार्टिंग में इन्होंने जीत लिया था, लेकिन हमारे ग्वालियर दुर्ग का या ग्वालियर किले का जो महत्व बढ़ा वो कब बढ़ा, तोमर वंश के एक राजा हुआ करते थे, मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर के समय में इस किले को एक नई पहचान मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ कई सारे महलों का निर्माण पुनः करवाया, जैसे गुजरी महल हुआ यहाँ का, और यहाँ की वाटर सिस्टम व्यवस्था को भी इन्होंने फिर से द्वारा से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं कि 1857 की क्रांति में भी इस महल का या फिर इस किले का एक अलग ही योगदान था। हुआ यूं के कुछ 1 जून 1858 को जब लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे यूरोज, जो उस समय रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करते हुए झांसी से ग्वालियर तक आए थे, उन्होंने क्या किया, इस किले को रानी लक्ष्मीबाई से जीतकर अपने आधिपत्य में ले लिया और ये किला किसके अधीन चला गया, अंग्रेजों के अधीन चला गया। ग्वालियर के किले में कुछ मंदिर भी बनाए गए या फिर कुछ ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जिन्हें आप जान लीजिए। सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा महपाल ने करवाया था। दूसरा मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, तीसरा मंदिर है बादल मंदिर। गुजरी महल, आप इसको याद रखिए, गुजरी महल किस लिए बनवाया था, ये राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी गुर्जरी, यानी उनके गुर्जर समुदाय की रानी थी गुर्जरी, उसके लिए बनवाया था गुजरी महल। इसको गुर्जरी महल के नाम से भी जानते हैं। मान मंदिर भी राजा मानसिंह ने बनवाया था, उनके नाम पर इसका नाम मान मंदिर रखा गया। तेली का मंदिर, ये उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। द्रविड़ शैली का मंदिर क्या होता है, जिसमें शिखर कैसे होते हैं, आपके ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, यानी मंदिर एक स्तरीकृत रूप से बना होते हैं, इन्हें द्रविड़ शैली कहते हैं।
नागरसली में क्या होता है, शिखरों का कोई प्रमाण पत्र ज्यादा हमें मिलता नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ जो शिखर होते हैं वो नागरसली में छोटे ही होते हैं और उत्तर भारत में हमेशा नागरसली मिलती है। तो उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का मिलना एक अनोखी घटना है, इसलिए हम तेली के मंदिर को याद रखते हैं कि तेली का मंदिर कहाँ पड़ता है, ग्वालियर के किले में, और ये उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का निर्मित मंदिर है। अब यहाँ के प्रमुख दरवाजे हैं, यानी हमारा ग्वालियर का किला कितने 5 दरवाजों में, 5 दरवाजों से होकर बनता है। तो कौन सा, हिंडोला दरवाजा यहाँ स्थित है, गुजरी महल दरवाजा है, चतुर्भुज दरवाजा है, हाथीफोड़ दरवाजा है और आलमगीर दरवाजा है। तो ये 5 दरवाजों के नाम याद रखिए, आपको कभी भी ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि एमपीपीएससी थोड़ा सा स्टैंडर्ड सुधार रहा है अपना। अगला किला है हमारा धार का किला। धार का किला कहाँ स्थित है, हमारा धार में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 में करवाया था। ये हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में निर्मित है, और जब ये कब करवाया था, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी असफल योजना चला रहे थे, अपनी राजधानी दौलताबाद से देवगिरी स्थापित कर रहे थे। तो जब इन्होंने अपनी राजधानी के निकलते हुए जा रहे थे, तब इन्होंने यहाँ धार में इस किले का निर्माण करवाया था, यानी देवगिरी जाते समय विश्राम के लिए इन्होंने ये किले का निर्माण करवाया था, धार के किले का। कुछ लोगों का कहना है कि रघुनाथ राय जी की जो पत्नी थी आनंदी बाई, और इन्होंने मराठा आक्रमण के समय इस किले में शरण ले ली थी, और इसी किले में हमारे बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था, धार के किले में। 1732 में पवार शासकों ने उसको अपने आधिपत्य में ले लिया, उसके बाद ये पवार शासकों के आधिपत्य में रहा। यहाँ कुछ अनेक प्रमुख स्थल भी हैं, जैसे कि कालका देवी मंदिर है, खरबूजा महल है और अब्दुल शाह चंगस का मकबरा है। आप इसको याद रखेंगे, अब्दुल शाह चंगस का मकबरा कहाँ स्थित है, धार के किले में। अगला किला है हमारा असीरगढ़ का किला, इसको साल लगा लीजिए, इसकी एक अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। ये बुरहानपुर जिले में और ताप्ती नदी के तट पर है। ये दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। मध्य प्रदेश में जब आप देखेंगे, मध्य प्रदेश का जो निचला हिस्सा इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, तो यहाँ आपको बुरहानपुर का किला आपको मिल जाएगा। ये बुरहानपुर का किला अपने आप में का एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इसको दक्षिण से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को पहले यहीं से गुजरना होता था। इस किले का निर्माण आसा नामक अहीर ने करवाया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर असीरगढ़ का किला भी कहा जाता है। 1295 में क्या हुआ, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन अभियान किया। दक्कन यानी दक्षिण की ओर बढ़ा। जब ये मध्य प्रदेश के नीचे का जो एरिया है वो पूरा दक्कन का एरिया कहलाता है। तो दक्कन अभियान से लौटते समय क्या हुआ, इस किले पर कब्जा किया और राजा अहीर जो समय रहता था उसको हटाकर इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। अकबर ने क्या किया, अकबर ने भी बहादुर शाह जो फारूकी हुआ करते थे, बहादुर शाह फारूकी के साथ छल से युद्ध लड़ा और 1601 में इस पे कब्जा कर लिया। तो ये डेट पूछी जा सकती है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले या बुरहानपुर के किले पर कब्जा कब किया, तो 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ का किला उस समय अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। ऐसा बोलते हैं कि अकबर ने इस किले को दक्षिण विजय का उपलक्ष्य में यहाँ कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। 1601 अकबर के जीवन का आखिरी अभियान भी हुआ करता था और 1904 में से अंग्रेजों ने अपनी छावनी के रूप में बदल दिया। यह किला 3 भागों में बटा हुआ, पहला भाग इसका खास है, दूसरा इसका कमरगढ़ और तीसरा इसका मलयगढ़ है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा बोधन दहुआ जैसे प्रश्न, तो कभी कभी ये प्रश्न भी बन सकते हैं कि मलयगढ़ और कमरगढ़ ये किस किले के हिस्से हैं, तो आपको याद रखना है। उस समय आपको याद आएगी इस सीरीज की, तो मलयगढ़ और कमरगढ़ किसके हिस्से हैं, असीरगढ़ के किले के, क्योंकि बोधन दहुआ आपसे फिर पूछा नहीं जाएगा, अब पूछा जाएगा इसी तरीके कुछ अलग क्वेश्चन। तो हमें थोड़ा सा पढ़ना है, तो उसमें दिक्कत क्या है, पढ़ते रहिएगा, मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूँ। अब इस मुख्य किले के नीचे जो पश्चिमी भाग था उसमें छोटी जो पहाड़ियां हैं मलयगढ़ और कमरगढ़, इन पहाड़ियों के नाम पर ही इसका नाम, इसके 3 भाग बनाए गए थे जो मैंने आपको पीछे बताया ना, खास मलयगढ़ और कमरगढ़। ये छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हुई हैं। इन पहाड़ियों के कारण क्या होता था, इस किले को भेदना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए इसे एक अभेद किला भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे बुरहानपुर के किले में जामा मस्जिद स्थापित है, शिव मंदिर बना हुआ है, मुमताज महल की प्रारंभिक कब्रें बनी हुई हैं। अब प्रारंभिक कब्रों से मतलब क्या है कि मुमताज महल यहाँ 14वें बच्चे को जन्म देते हुए यहाँ मृत्यु हो गई थी उनकी बुरहानपुर के किले में। बाद में हुआ क्या, इनकी कब्र से यहाँ के अस्थियां निकालकर इनको ताजमहल में दफनाया गया। आशा देवी का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा। आप इसको इस लेक्चर को बार बार सुनते रहेंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। हमारा अगला किला है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहाँ बना हुआ, अशोकनगर में बना हुआ, चंदेरी में, अशोकनगर के चंदेरी में बेतवा नदी के किनारे बना हुआ, और इसको प्रत्यार नरेश कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। 1528 में माना जाता है कि अकबर ने इस पर आक्रमण किया था, और इसी आक्रमण के बाद ये चंदेरी का किला बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और इस समय उसके कौन थे हमारे यहाँ शासक, मैदनी राय। तो चंदेरी के मैदनी राय, हम 1528 में युद्ध पढ़ते हैं, चंदेरी के मैदनी राय का युद्ध, इसको याद रखिएगा। यहाँ जौहर कुंड बना हुआ है, हवा महल बना हुआ है, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा। आप ये 2 चीज याद रखिए, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा कहाँ बने हुए हैं,
चंदेरी के किले में बने हुए हैं और यहाँ अकबर ने 1528 में आक्रमण किया था। अगला किला हम देखते हैं ओरछा का किला। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि अभी 2020 में ही आपने देखा था अर्बन लैंडस्केप मिशन में यूनेस्को ने ओरछा के दुर्ग को किसमें शामिल किया है, विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया है। तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। ओरछा का दुर्ग कहाँ बना हुआ, ओरछा में। ओरछा कहाँ पड़ता है, वर्तमान निवाड़ी जिले में। पहले ये टीकमगढ़ में आता था, अब वर्तमान में निवाड़ी में आता है। बेतवा नदी के किनारे है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रुद्र प्रताप सिंह ने जब इस किले को बनवाना स्टार्ट किया था तो उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद उनका जो पुत्र हुआ भारती चंद्र, इसने इस किले को धीरे धीरे बनवाना स्टार्ट किया और पूरा करने का काम भी किसने किया, भारती चंद्र ने किया। तो आपको पूछा जाए कि निर्माण कार्य किसने किया, तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने किया। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में रुद्र प्रताप और भारती चंद्र दोनों मिलते हैं तो उपयुक्त तो दोनों लगाने हैं, क्योंकि प्रारंभ किया था रुद्र प्रताप ने और पूर्ण करवाया था भारती चंद्र ने। तो आपको ये दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। और यहाँ बाकी के और भी महल है, जैसे शीश महल है, राजमहल है, चतुर्भुज मंदिर है, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राजा राम मंदिर है। राजा राम मंदिर की अपनी एक विशेषता है कि राम मंदिर यहाँ जो बना हुआ है वो भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ओरछा में राम को एक राजा के तौर पर पूजा जाता है। और ये मंदिर बनवाया किसने था, मधुकर शाह के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर महल, ये वीर सिंह बुंदेला के उस समय के मित्र हुआ करते थे, मुगल शासक जहांगीर, और उनके आगमन के लिए जहांगीर महल बनवाया गया था वीर सिंह बुंदेला ने। तो आप याद रखिएगा कि ओरछा के दुर्ग के पास ही जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको जहांगीर महल बना दिखाई देगा। वो किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए बनवाया था। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है, रायसेन में पड़ता है। बेसिकली जो लोकेशन बताई जाती है वो भोपाल से बताई जाती है। बाकी किताबों में आपको इसी तरह लिखा मिलेगा, भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर। लेकिन आप गिन्नौरगढ़ के किले का आंसर क्या लगाएंगे, रायसेन ही लगाएंगे कि रायसेन में पाया जाता है। अगर आपको रायसेन ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप भोपाल की तरफ जाएंगे, लेकिन आपका बेसिक आंसर क्या होना चाहिए, रायसेन होना चाहिए। तो गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ मिलता है, रायसेन में। किसने बनवाया था, राजा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस किले के आसपास बहुत सारे तोते रहते हैं, इसलिए इस किले को तोतों का किला भी कहा जाता है। ठीक है। अगला किला है हमारा अजयगढ़ का दुर्ग। ये 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा बनवाया गया था। और अजयगढ़ का दुर्ग कहाँ है हमारा, पन्ना में। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है, अजयगढ़। आप इसको भी याद रखिएगा कि अजयगढ़ का किला कहाँ है, पन्ना में है। और इसका जो महल बना हुआ उसमें राजा अमन का महल भी सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से इसमें इस महल के अंदर ही एक छोटा महल बना है, राजा अमन का महल। तो उस पर क्या है, नक्काशी कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया गया है, तो इसलिए ये फेमस है। आगे देखते हैं अगला पर्यटन स्थल हमारा कौन सा, बांधवगढ़ का दुर्ग यानी बांधवगढ़ का किला। तो ऐसा माना जाता है कि इस किले का विवरण नारद, पंचरत्न और शिव पुराण संहिता में भी मिलता है। अब क्यों मिलता है, क्योंकि इसका संबंध लोगों का ऐसा मानना है कि पौराणिक जो अनुश्रुतियां हैं या पुरानी जो कहानियां हैं उसमें भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के लिए उन्होंने एक किला बनवाया था, इसलिए इसे बांधवगढ़ किला यानी जिसका अर्थ होता है भाई का किला। बांधवगढ़ यानी भाई का गढ़, भाई का किला। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो बघेल शासक थे व्याघ्रदेव, उन्होंने उमरिया जिले में इसका निर्माण करवाया था, बांधवगढ़ के किले का। इस किले के पास से चरणगंगा नदी निकलती है। और चरणगंगा नदी का नाम चरणगंगा होने का कारण क्या है कि लोग ऐसा मानते हैं कि इसका स्रोत क्या है, विष्णु जी के चरणों से ये नदी निकल रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, चरणगंगा पड़ा है। यही बांधवगढ़ के दुर्ग से ही शेष सैया पर विराजमान विष्णु की मूर्ति मिली है, 10 अवतारों की भी मूर्तियां मिली है। यहाँ क्षीरसागर कुंड के भी उल्लेख मिला है, चमत्कारी योगी की समाधि मिली है, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर मिला है और विष्णु की शयन सैया पर लेटी हुई मूर्ति मिली है, शेष शाही तालाब मिला, विष्णु मंदिर मिला है। तो बांधवगढ़ के लिए आपको ये याद रखना कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये राम लक्ष्मण के मिलन स्थल भी मानते हैं और भाई का किला भी कहते हैं इसे, तो आपको इसको याद रखना है। आगे देखते हैं हमारा अगला किला है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला 1405 से लेकर 1434 ईस्वी में राजा हुसैन साहब गोरी ने बनवाया था ये। और ये शिवना नदी के तट पर है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि मंदसौर किस नदी के तट पर है, तो शिवना नदी के तट पर। और मंदसौर का किला ये भी शिवना नदी के तट पर है। 1519 में राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे क्या हुआ, ये किला बाकी शासकों के भी इसमें चला गया। इस पर शेरशाह सूरी का भी शासन रहा है, सरदार खान का भी शासन रहा है और 1561 तक आते आते इस पे अकबर ने भी अपना शासन जमा लिया। यहाँ तापेश्वर मंदिर मिलता है और इस किले में 12 दरवाजे हैं, जिसमें खानपुर दरवाजा, भाई दरवाजा और महादेव घाट दरवाजा प्रमुख रूप से फेमस है। अब इतनी जानकारी देने का मतलब यही है क्योंकि पीएससी आपसे थोड़ा सा डीप में पूछ रहा है, तो हो सकता है आपसे कुछ अलग फैक्ट पूछे और आपको यहाँ से मिल जाए। हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ मिलता है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में मिलता है। अब आपको मुझे ये बताना है भानपुरा तहसील हमने किस से ली थी जब इसका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करवा रहे थे। इसका निर्माण किसने करवाया था, परमारकालीन राजाओं ने करवाया था। फिर आता है नरवर का किला, 13वीं और 14वीं शताब्दी में शिवपुरी जिले में नरवर का किला मिलता है।
ये राजा नल के द्वारा निर्मित कराया गया था। यहाँ नल और दमयंती की कहानियां काफी मात्रा में फेमस है। कुछ लोग ऐसा मानते भी है कि राजा जो नल हैं वो उस समय रामायण के किरदार हुआ करते थे, उनसे भी संबंधित है। मंडला का दुर्ग वह कहाँ बना हुआ? 16वीं शताब्दी में मंडला में ही बनवाया था। गोंड शासक नरेंद्र शाह द्वारा निर्मित है। और मंडला का दुर्ग किससे संबंधित मानते हैं ये लोग? अलग अलग जो नरेंद्र शाह थे उन्हीं से संबंधित मानते हैं। और इसमें राज राजेश्वरी भवन भी बना हुआ है। आगे देखते हैं हमारा दतिया का किला। इस पर टिक लगा लेना क्योंकि यहाँ एक कोटेशन लिखी हुई है दतिया के किले से संबंधित, इससे क्वेश्चन बनता है। तो दतिया का किला किसने बनवाया था? राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। और यहाँ इसके प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी ने एक कोड लिखवाया था कि न्याय राजमुकुट का रत्न है, यानी जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। तो ये पूछा जा सकता है कि किस किले के प्रवेश द्वार पर ये चीज लिखी हुई है कि न्याय राजमुकुट का रत्न है? तो दतिया के किले पर लिखी हुई है। किसने लिखवाई थी? ये महाराजा भवानी सिंह ने लिखवाई थी। और ये किला बनवाया किसने था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। इस किले में सतखंडा महल, गोपाल महल और मुंडा महल, ये तीनों महल काफी फेमस है। अगला किला है हमारा मकड़ाई का किला। इसे राजा मकरंद के द्वारा बनवाया गया था और ये हरदा जिले के पास स्थित है। फिर अगला किला है हमारा नरसिंहगढ़ का किला, जो राजगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी सुंदरता इतनी है कि इसे कश्मीर का मालवा भी कहा जाता है। और इस किले के पास ही क्या है? चिड़ीखो झील स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है? तो नरसिंहगढ़ के किले के पास स्थित है। अगला किला देखते हैं हम रायसेन का दुर्ग। ये रायसेन में है, राज बसंती ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में। और यहाँ बादल महल, राजा रोहित का महल, इत्रदार महल। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, राजा रोहित का महल और इत्रदार महल। ये कहाँ है? रायसेन के दुर्ग में बने हुए। सबलगढ़ का किला मुरैना के पास पड़ता है। 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर द्वारा बनवाया गया था। ये करौली यदुवंशी राजा गोपी सिंह थे, इनके द्वारा भी इसमें निर्माण कार्य किया गया था, इन्हें पूर्ण करवाया गया था। और नवल सिंह की हवेली बनी है और बुर्जों की लंबी श्रृंखला भी इसमें बनी हुई। आटेर का किला कहाँ है? हमारा गोहद के पास पड़ता है। भदौरिया राजा बदन सिंह और महासिंह और बख्त सिंह ने इसको बनवाया था। इसके बारे में याद रखिए क्योंकि इसको पोटेंशियल स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को में। तो पिछले 2 सालों से अटेर का किला भी चर्चा में रहा है। गोहद का किला जाट राज्यों ने बनवाया था, जाट राजाओं ने बनवाया था। तो गोहद का किला और अटेर का किला दोनों कहाँ है? भिंड जिले में स्थित है। तो आप इन दोनों जिलों के बारे में भी जानकारी याद रखिएगा। चलिए आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आपको अगला लेक्चर मिलेगा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल भाग 3। इसमें हम सारे पर्यटन स्थल को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें समाधियां, मेले, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टीचिंग सोल क्लब नाम से पेज बना हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का कंटेंट पसंद आता है इसको शेयर करिए। जो लोग आपके एमपी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं आप उनको इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, यकीनन फायदा होगा। आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब और अपनी क्वेरीज या आप जिस कोर्स को चाहते हैं आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल कंटेंट पसंद आता है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत